हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। यह हमारा है वीडियो नंबर 9। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियाँ का जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसी का ये वीडियो नंबर 9 है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने 8 वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 से लेकर 8 तक के जो वीडियोज़ हैं उसको आप ज़रूर देखें। ये पूरा जो 500 प्रश्नों का जो कंप्लीट मैं कराने की कोशिश करूँगा प्रीलिम्स तक, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का है। ठीक है, जो कि कभी भी इसका आंसर बदलता नहीं है। और इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं आप सभी के लिए कि क्वेश्चंस के माध्यम से ही वो टॉपिक जो है मैक्सिमम आपका रिवीजन करा सकूं। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप CGPSC प्रीलिम्स दे रहे हो या CG व्यापम का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम 8 वीडियोस के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 120 देख चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम 120 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 121 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए। देखिए, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद आंसर लगाने की कोशिश करना है और चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा इतना सही हुआ है। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। ये चारों में से पकड़ना है आपको। पहला, छत्तीसगढ़ का गठन छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया गया था। दूसरा, छत्तीसगढ़ प्रदेश का गठन 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके बनाया गया था। और चौथा है, छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% क्षेत्रफल से किया गया था। इसमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। ठीक है, हम सभी को पता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका जो स्थापना है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है, इसका जो मातृ जिला है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से ही पृथक करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। ठीक है, तो गठन करने के लिए हम ऐसे ही गठित नहीं कर देते हैं, उसके लिए अधिनियम लाया जाता है, उसको पास कराया जाता है, तब जाके तैयार होता है। तो जो अधिनियम लाया गया था वो छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 नहीं था। यही कथन हमारा असत्य है। अगर इस छत्तीसगढ़ के जगह, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम पृथककरण कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा ना, तो छत्तीसगढ़ की जगह ये मध्य प्रदेश अगर होता तो हमारा सही हो जाता। तो सही कथन यहाँ पे कैसे हो जाएगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2007। इस अधिनियम के तहत ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को पृथक करके बनाया गया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, जब भी पृथककरण किया जाएगा किसी भी राज्य को और नया राज्य निर्माण किया जाएगा तो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद जो आर्टिकल 3 है, ठीक है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। और इसी के तहत हमारा जो राज्य है वो 26वें नंबर का राज्य जो है पूरा देश का बन के तैयार हो गया था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बाकी ये जो कथन है BCD वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छे से आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था 1997 से लेके 2002 तक, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति श्री KR नारायण थे, याद रखना है, पूछा जाता है कई बार से। और प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो श्री दिग्विजय सिंह थे। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। उम्मीद है ये टॉपिक जो है आपका रिवीजन हो गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न 122वां प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो 33 जिला है उसके निर्माण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल में एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने समझाया है कि ये 33 जिलों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अब उसी से एक प्रश्न मैंने बनाया है कि छत्तीसगढ़ में जिला गठन के क्रम में 1906 में गठित जिला या जिले हैं। इसमें से कौन सा जिला या जिले एक से अधिक हैं जो 1906 में गठित हुए हैं। ठीक है, तो इसको पकड़ना है आपसे कौन सा, फिर यहाँ पे देखिए उसके हिसाब से हमको ऑप्शन को चेक करना है और बताना है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर ध्यान से देखेंगे ना तो 1906 के अंदर, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि 1906 में केवल एक जिले का गठन किया गया था और वो था दुर्ग। ठीक है, ये दुर्ग जिले का गठन ही कब हुआ था, 1906 के अंदर हुआ था। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो रायपुर और बिलासपुर, आप पहला और दूसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये 1861 में इन दोनों का गठन हुआ था।
डेट याद रखना है तो याद रख सकते हैं कि 2 नवंबर 1861 को रायपुर और बिलासपुर जिले का गठन किया गया था। 1906 में दुर्ग का गठन किया गया था। और अगर 1948 के अंदर जाएंगे, जनवरी 1948, उस दिन मतलब उस साल 3 जिलों का गठन हुआ था, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। ठीक है, ये रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, ये तीनों का गठन जनवरी 1948 में हुआ था। ठीक है, रायगढ़ का भी 1948 में, सरगुजा का भी 1948 में और बस्तर का भी 1948 में गठन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। राजनांदगांव का भी आप याद रख सकते हैं कि ये भी जो है 1973 में गठित हुआ था और 1973 में एकमात्र जिला का गठन हुआ था राजनांदगांव का, 26 जनवरी का दिन था। ठीक है, 26 जनवरी 1973 को स्थापित किया गया था, गठित किया गया था। चलिए, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 122वां। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बांध परियोजना प्रदेश में महानदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और हमारे चैनल में जो भूगोल वाला प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको जो हमारा छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत जो महानदी बेसिन है उससे संबंधित प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा बांध या परियोजना महानदी के ऊपर स्थित नहीं है। रुद्री बैराज, दुधवा जलाशय, गंगरेल बांध या फिर मोंगरा बैराज, कौन सा नहीं है महानदी के ऊपर। वीडियो को पॉज करें और उत्तर देने की आप कोशिश करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ये मोंगरा बैराज जो है महानदी के ऊपर नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ का जो एक नदी है शिवनाथ नदी के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, मोहल्ला, मानपुर और जो अंबागढ़ चौकी जो है जिला है उसमें स्थित है ये मोंगरा बैराज, शिवनाथ नदी के ऊपर। ठीक है, और जो रुद्री बैराज है, बाकी यहाँ पे A, B, C ये तीनों ऑप्शन जो है महानदी के ऊपर है। ठीक है, याद रखिएगा। रुद्री बैराज जो है ये आपको धमतरी जिला के अंदर मिलेगा। इस रुद्री बैराज का निर्माण 1912 से 15 के मध्य हुआ था। ठीक है, 1912 से 15 के मध्य धमतरी जिले में हुआ था। ठीक है, एक रुद्री नहर का भी निर्माण किया गया था 1912 के अंदर, रुद्री नहर का। और जो ये रुद्री बैराज आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना की शुरुआत भी यहाँ ही किया था। ठीक है, याद किया गया था। दुधवा जलाशय ये भी महानदी के ऊपर स्थित मिलेगा और ये जो दुधवा ग्राम है उसी के समीप हुआ है, कांकेर। ठीक है, ये जो कहाँ मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मिलेगा। कांकेर जिले के अंदर जो दुधवा ग्राम है उसी के समीप दुधवा जलाशय मिलेगा। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला कोई निर्मित बांध है तो दुधवा जलाशय ही है। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये C नंबर जो है गंगरेल बांध, ठीक है, ये आपको धमतरी के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, ये वाला भी आपको धमतरी जिला के अंदर ही मिलेगा, गंगरेल बांध। और इसी को कई बार से रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो ये गंगरेल बांध ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध यही है। ठीक है, या एक बार कंफर्म करके आप कमेंट करके बताएंगे, कुछ और तो नहीं है, मुझे शायद कुछ और भी लग रहा है, बट चलिए इसको एक बार कंफर्म करके मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कोई और है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बट यहाँ पे याद रखिए गंगरेल बांध भी महानदी के ऊपर ही धमतरी के अंदर ही स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 123। देखिए, एक्सप्लेन करने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा सभी वीडियो जो है 20 और 25 मिनट के बीच का ही हो, ताकि आपको ज़्यादा बोरियत भी फील ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 124 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। पहला, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश 10 जून से 15 जून के मध्य होता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा अरब सागर शाखा से होती है। और चौथा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ठीक है, इसमें से असत्य कथन कौन सा है आपको ये पकड़ना है। ठीक है, देखिए, तो इसमें जो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर C ही है। बाकी A, B, D तीनों कथन सत्य है। छत्तीसगढ़ में जो मानसून है उसका प्रवेश 10 जून से 15 जून के मध्य होता है। ठीक है, इसके मध्य जो है मानसून छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाता है। और छत्तीसगढ़ के अंदर जो वर्षा होती है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अभी दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है एक बार समझिएगा। जैसे भारत का मान लेते ये नक्शा, जो नीचे वाला पोर्शन है वो बनाता हूँ। ठीक है, तो इधर से जो हवाएं चलती हैं, मानसून चलती हैं। ठीक है, ये भारत का ये वाला पोर्शन दक्षिण है और ये पश्चिम है। इधर से जो धाराएं चलती हैं, ठीक है, मानसून चलती है, उसी को हम दक्षिण
पश्चिम मानसून कहते हैं। ये इसी से वर्षा होती है। अब इसकी दो शाखाएं होती है, एक इधर जो हमको पता है अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून चलती हैं उसकी कुछ जो धाराएं हैं इधर निकल जाती हैं और कुछ जो है इधर निकल आती हैं, ठीक है। और हमारा छत्तीसगढ़ इधर पड़ता है, तो और यहाँ छत्तीसगढ़ के ये वाले पोर्शन में मैकल श्रेणी है, इसलिए ये वाले जब मानसून इधर से प्रवेश करता है, धाराएं प्रवेश करती हैं, तो अच्छे से बारिश नहीं करवा पाती, बहुत कम बारिश करवा पाती हैं। और ये वाला जो है जो कि बंगाल की खाड़ी से होकर इधर जाएंगी, इसी के कारण ही छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये वाला जो अरब सागर की शाखा है इससे बहुत कम, मात्र मान लीजिए कि 10% के आसपास वर्षा जो अरब सागर की शाखा से होती है, और बाकी 90% जो है वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, ठीक है। याद रखना चाहिए आपको, ये उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये वाला असत्य था। चलिए अब हम 125वां प्रश्न देखेंगे। 125वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि प्रदेश का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभार जो है प्रश्न यहाँ से आप सभी के लिए पूछ लिया जाता है कि प्रदेश का सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र कौन सा है। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर जो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, लाभांडी रिसर्च फार्म, जो कि रायपुर में मिलेगा। यही छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसका स्थापना सन 1903 में हुआ था, ठीक है। बाकी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तो आप सभी को पता है कि 20 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य संघ का भी याद रख लीजिएगा, 1996 में स्थापना हुआ था। और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित जो रायपुर है, इसकी स्थापना सन 1983 में हुआ था। तो इन सभी का ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है, कई बार से पूछ लिया जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण, राज्य मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, सारे ईयर को आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। चलिए 126 नंबर का प्रश्न है जो कि हिस्ट्री से प्रश्न आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री से। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियोस भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रीलिम्स से पहले जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री का सीजी हिस्ट्री का एमसीक्यू बनाया जा सकता है रिवीजन कराने के लिए, मैं 1 या 2 वीडियो जो है उसी से संबंधित ले आऊँगा छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। अब इस प्रश्न में आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान रायपुर में पूर्ण स्वराज सप्ताह का नेतृत्व करता कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 1 लाइनर प्रश्न है, कई बार से इसको पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा का प्रथम चरण जो है इसकी शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा कराया गया था, और इसमें जो पूर्ण स्वराज सप्ताह का आयोजन रायपुर के अंदर किया गया था। तो इसका जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो ये पूर्ण स्वराज सप्ताह जो कि सविनय अवज्ञा के प्रथम चरण के समय आयोजित किया गया था, उसका नेतृत्व पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया गया था। और ये पूर्ण स्वराज सप्ताह का जो आयोजन किया गया था वो 6 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक, ठीक है, मतलब 1930 के अंदर 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये एक सप्ताह हो गया, इसी में आयोजन किया गया था। और उनके सहयोगी के रूप में ये कार्य कर रहे थे सेठ लक्ष्मी नारायण दास और ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब याद रखना है। अब इस जो पूर्ण स्वराज सप्ताह है इसके दौरान मुख्यतः हुआ क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूरा देशव्यापी चल रहा था उसी को सपोर्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई तरह की कार्यों को क्रियान्वित किया गया, जैसे धरना देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना इत्यादि चीज़ों का इसमें समर्थन किया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 127वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में बंगाल राजबंदी दिवस कब मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभार पूछ लिया जा सकता है आपसे, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न जो है कभी कभार पूछ लिया जाता है और ये सब डेट हमको याद नहीं रहता है, तो आपको याद होना चाहिए। प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में बंगाल राजबंदी दिवस कब मनाया गया था, ठीक है, बताइए कब मनाया गया था। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कि कब मनाया गया था। तो इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। 25 जुलाई 1939 को ही छत्तीसगढ़ में बंगाल राजबंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। 25 जुलाई 1939 को कहाँ कहाँ मनाया गया था। तो रायपुर में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रायपुर में,
बिलासपुर में, बलौदा बाजार, धमतरी, इन सभी स्थानों पर बंगाल राजबंदी दिवस के रूप में 25 जुलाई 1939 को मनाया गया था। एक चीज 6 मार्च 1939 का मैं डेट यहाँ पे डाला हूँ, किस लिए, तो याद रखिएगा राजकोट दिवस मनाया गया था। ठीक है, राजकोट दिवस कब, 6 मार्च 1939। दोनों में देखिए डिफरेंस नहीं, दोनों 1939 का है। 25 जुलाई को बंगाल राजबंदी दिवस, 16 मार्च को राजकोट दिवस मनाया गया था। ये भी रायपुर, बिलासपुर, बलौदा बाजार, ठीक है, भाटापारा इत्यादि स्थानों पे हुआ था। देखिए राजकोट में जो लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ था, ठीक है, उन्हीं के विरोध में ये राजकोट दिवस मनाया गया था। ठीक है, 27 नवंबर 1940 को क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कब, 27 नवंबर 1940 को शुरुआत हुआ था और पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा माना रायपुर से किया गया था। ठीक है, माना रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए तो ये हो गया। चलिए अब हम बढ़ लेते हैं अगला प्रश्न 128वां प्रश्न है कि पुरुषा जी या फिर परसो जी भोसले जिनको भी कहते हैं, मृत्यु के पश्चात छत्तीसगढ़ में मराठा शासक कौन बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मराठा साम्राज्य से प्रश्न जो है यहाँ पे बनाया हूँ कि जब पुरुषा जी या फिर परसो जी भोसले की मृत्यु जब छत्तीसगढ़ के मराठा शासक का हुआ था, तो कौन मराठा शासक जो है छत्तीसगढ़ के अंदर बने थे। ठीक है, तो इसके लिए बताना है बिम्बाजी भोसले, अप्पा साहब भोसले, वेंकोजी भोसले या फिर चिमना भी भोसले। तो अगर इनका कार्यकाल आपको पता है तो आप अच्छे से पकड़ सकते हैं। देखिए पहली बात तो क्या कि जो ये पुरुषा जी या फिर परसो जी भोसले हैं, इनका अगर कार्यकाल देखोगे तो मैं यहाँ पे कार्यकाल लिख देता हूँ 1811 से लेके 1816। ये जो कार्यकाल है ये परसो जी भोसले का है। बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ के अंदर प्रथम मराठा शासक हुए। इनका कार्यकाल देखने को मिलता है 1758 से लेके 1787 तक। ठीक है, मतलब ये पहले थे तो ये आंसर तो होगा नहीं। अप्पा साहब जो भोसले हैं बी नंबर वाले, इनका कार्यकाल देख लीजिए 1816 से लेके 1818 तक। वेंकोजी भोसले जो हैं इनका कार्यकाल देख लीजिए 1788 से लेके 1811 तक। ठीक है, याद रखिएगा। और जो चिमना जी भोसले हैं इनका 1787 से लेके 1788। इन सभी के कार्यकाल को देख के अब आप बहुत अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे कौन आएंगे, बिम्बाजी भोसले 1758 से 87 तक। 87 के बाद 88, यहाँ 87 से 88 तक कौन चल रहा है, चिमना जी भोसले दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। फिर 1788 के बाद तीसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे, वेंकोजी भोसले। और देखिएगा इसके बाद चौथे नंबर पे पुरुषा सिंह भोसले 1811 से 1816 तक। और इनके बाद कौन आ जाएगा, तो अप्पा साहब भोसले आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को भी आपसे कई बार से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस ऑर्डर में या फिर उसका जो कार्यकाल के घटते या बढ़ते क्रम में आप अरेंज करिए। ठीक है, व्यवस्थित करिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 129वां प्रश्न आप सभी के लिए। 129वां प्रश्न है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार करें। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उसके बाद विकल्प का सही विकल्प का चयन करना है। तो वीडियो को पॉज करें और ध्यान से समझिए, बहुत आसान प्रश्न है। थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो आप बना सकते हैं। इसका स्थापना सन 1981 में हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा है, इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास, गोपद और नेयूर नदियां बहती हैं। चौथा, अमृत धारा जलप्रपात इस उद्यान में स्थित है। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए सबसे पहली बात कि इसका स्थापना सन 1981 में हुआ था। ठीक है, इसलिए कथन जो है बिल्कुल सही है कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। ये कथन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नहीं है, ये गलत है। ये राज्य का सबसे बड़ा प्रथम है, दूसरा की जगह प्रथम होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखना है। इसका क्षेत्रफल अगर पूछ देगा तो लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इस
राष्ट्रीय उद्यान से बनास, गोपद और नेउर नदियाँ निकलती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तीसरा सही है। और अमृतधारा जलप्रपात इस उद्यान में नहीं स्थित है, ये गलत है। ठीक है, याद रखिए ये गलत है। क्या बोलते हैं, ये अमृतधारा जलप्रपात यहाँ पे तो नहीं, लेकिन इस उद्यान के अंदर अगर देखा जाए तो नीलकंठ जलप्रपात और च्यूल जलप्रपात, ठीक है, नीलकंठ और च्यूल जलप्रपात ये दोनों के दोनों जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इस राष्ट्रीय उद्यान में नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर इत्यादि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 और 3 ही बस सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके बताएंगे कि अमृतधारा जलप्रपात जो है किस नदी के ऊपर है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। अब हम 130वां प्रश्न देखते हैं। 130वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट बहुल्य क्षेत्र फुटका पहाड़, पवनखेड़ा पहाड़ी और केरता पहाड़ी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है खनिजों से संबंधित। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में भी 1-2 प्रश्न मैं कराया हूं, ताकि आपका सारे जो स्थान है महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट बहुल क्षेत्र जो ये फुटका पहाड़, पवनखेड़ा पहाड़ और केरता पहाड़, ये तीनों के तीनों आपको कोरबा जिले के अंदर देखने को मिलेगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बाकी बलरामपुर, जसपुर और कांकेर तीनों क्षेत्रों के अंदर भी बॉक्साइट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बलरामपुर के अंदर अगर जाएंगे तो जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, ये टाटी झरिया, कुड़ाग, ये सभी के सभी जो पाट प्रदेश वाला जो क्षेत्र है बलरामपुर के अंदर, वहाँ भी बॉक्साइट जो है पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जसपुर के अंदर जाएंगे तो पंडरा पाट, खुड़िया, दातुन पानी, जसपुर पाट, ये सभी के सभी में भी बॉक्साइट मिलता है। और कांकेर के अंदर जाएंगे तो कुछ जैसे अंतागढ़ और केशकाल घाटी वाला जो क्षेत्र है, तरांदुल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर बॉक्साइट जो है थोड़ी बहुत मात्रा में मिलते हैं। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। 131 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो हालांकि सभी है, लेकिन इससे भी प्रश्न कई बार से पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रश्न आप सभी के लिए बनाया। देखिए जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं 500, ये सभी प्रश्न मैं खुद ही आपके लिए इस तरह से तैयार कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो सके। प्रश्न है, इसमें असत्य कथन कौन सा है आपको बताना। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव। दूसरा है छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय प्रथम सीमेंट संयंत्र एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुल दुर्ग। तीसरा है छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी कोरबा। और चौथा है छत्तीसगढ़ का प्रथम खान बचेली दंतेवाड़ा। इसमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही असत्य है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम खान बचेली दंतेवाड़ा नहीं, बल्कि ये किरंदुल वाला था। ठीक है, किरंदुल ये भी दंतेवाड़ा के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो किरंदुल जो है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम खान है, और ये जो बचेली दंतेवाड़ा है ये दूसरे नंबर का खान है। और ये दोनों के दोनों जो है एनएमडीसी, ठीक है, एनएमडीसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा। ये किरंदुल वाला जो है इसकी स्थापना 1968 में, और जो दूसरे नंबर का बचेली वाला है इसका स्थापना 1980 में किया गया था। ईयर भी याद रखना। जैसे ये छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन मिल है, जिसको सीपी मिल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका स्थापना जो है सन 1892 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए कब, सन 1892 में राजनांदगांव के अंदर। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट संयंत्र है जिसको हम शॉर्ट में एसीसी सीमेंट कंपनी भी कहते हैं, जो कि जामुल दुर्ग में है। इसका स्थापना 1965 में हुआ था। और छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत केंद्र जो कि एनटीपीसी कोरबा है, इसका स्थापना सन 1978 के अंदर हुआ था कोरबा में। ठीक है, याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। अब हम, क्योंकि वीडियो अब लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर इतना ही कर रहा हूँ, मात्र 131 नंबर तक का ही करता हूँ, क्योंकि 25 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो को करना नहीं चाहता हूँ। बाकी जो है आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में कल शाम तक जरूर डाल दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताएं। और जितने भी प्रश्न मैं एक वीडियो में करा पा रहा हूं उसमें आपका कितना सही हो रहा है, रिवीजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, जरूर देखें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पुराने जो वीडियोज़ है ये सीरीज़ का, उसको भी आप जरूर देखें।
ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।